हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको टॉपिक नजर आ रहा है कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों, यानी कि आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल क्यों कहा गया, ये नाम क्यों दिया गया और किसने दिया, ये तो आपको पता ही होगा। क्योंकि बहुत अच्छा एक सवाल बनता है, बहुत इजी सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। लेकिन क्यों दिया भाई, ऐसा उन्होंने क्या पढ़ा जिससे कि उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दे दिया। देखो, हम इससे एक बात तो हमारी ये कन्फर्म हो जाती है, वीर और गाथा, यानी उन्होंने ऐसी ऐसी गाथाएं पढ़ ली, ऐसे ऐसी कहते हैं ना कि काव्य पढ़ लिए, ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ लिए जिसमें वीर रस उन्होंने देख लिया उन्होंने। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ रचनाएं, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि शुक्ल जी ने कवियों से ज्यादा उनकी रचनाओं को ज्यादा महत्व दिया है। ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कवि या लेखकों को ज्यादा महत्व न देते हुए उनकी रचनाओं को ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 ईस्वी में लिखा था, उसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो उनमें जिन पुस्तकों का उन्होंने संकलन उसमें रखा है या जिन पुस्तकों ने नाम रखा है, जिसके कारण वो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देते हैं। अब आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया कितनी रचनाओं को आधार मान करके। देखो, रचनाएं आ रहे, कवि नहीं आ रहे, यहां पे लेखक का नाम नहीं आएगा बिल्कुल भी। कितनी रचनाओं को आधार मान करके, तो ध्यान रखना 12 रचनाओं को आधार मान करके, क्योंकि शुक्ल जी रचनाओं को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे कवि या लेखकों की बजाय। तो इन्होंने 12 रचनाओं का आधार, और वो भी कैसी, लगभग लगभग वीर रस से प्रभावित रचनाएं मानी गई है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनको आधार मान करके शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। तो याद रखना, एक तो पहला सवाल तो यही हो जाएगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। मैं यहां लिख देता हूं वापस से कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, शुक्ल जी ने दिया। अब इन्होंने यह नाम कितनी रचनाओं को आधार मानकर दिया, तो ध्यान रखना, इन्होंने यह नाम 12 रचनाओं को, कितनी रचनाओं को, 12 रचनाओं को आधार मानकर यह नाम दिया। और ये बहुत अच्छा सवाल बनता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी ध्यान रखना है कि आदिकाल को वीर गाथा का नाम किसने दिया। अब इनमें से 4 रचनाएं, ये भी ध्यान रखनी है, इनमें से 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखित हैं, अपभ्रंश भाषा में, तथा 8 रचनाएं लोक भाषा या देसी भाषा, लोक भाषा या देसी भाषा, यानी कि हमारी हिंदी, सीधी सी बात है, ठीक है, देसी भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा कैसे जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम 12 रचनाओं को आधार मानकर रखा, जिनमें से अपभ्रंश भाषा की रचनाएं कितनी हैं, लोक भाषा, देसी भाषा, हिंदी भाषा की रचनाएं कितनी हैं, तो आप कहेंगे 4 रचनाएं तो अपभ्रंश भाषा की हैं और 8 रचनाएं हमारी लोक भाषा, देसी भाषा, हिंदी भाषा से संबंधित हैं। अब हमें ये याद कैसे करेंगे इन 12 की 12 रचनाओं को, इनके लेखकों को भी नाम याद। ध्यान रखना, यहां से जो आज मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से 100% एक सवाल तो पूछा ही जाएगा। आज कह रहा हूं, ध्यान रखना, एक सवाल हो गया मतलब 4 नंबर का, इसका मतलब 4 नंबर की तो कम से कम यह क्लास होगी हमारी, और इसमें मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को याद होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि 4 जो रचनाएं थी, 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा की कौन कौन सी थी। अपभ्रंश भाषा की,
तो उसके लिए मैंने आप लोगों के एक ट्रिक्स बनाई है, उसको याद रखना है। ट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें 12 की 12 रचना याद करनी, जिसमें अपभ्रंश की अलग से याद करनी है हम लोगों को। तो याद करना है आप लोगों को, विजय हमीर रासो रासो, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, बोलो सभी, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, बोलो विजय हमीर कीर्ति कीर्ति। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो विजय से क्या बनता है प्यारे बच्चों, विजयपाल रासो। क्या बनता है, विजयपाल रासो। हमीर से क्या बनता है, हमीर रासो। क्या बनता है, हमीर रासो। कीर्ति से क्या बनता है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और एक आती है हमारी कीर्ति पताका। क्या आती है, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका। सर आप ये 7 बजे बात सही करें अब। 7 बजे के बाद इसमें समस्याएं बहुत सारी। हाँ ठीक है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब देखो ध्यान से सुनना इसमें। देखो अब ये 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा की हैं। अब ये अपभ्रंश भाषा की रचनाएं तो हैं, अब इनके लेखकों के नाम भी हमें याद होना चाहिए। तो एक आता है विजयपाल रासो, किसने लिखा, ये लिखा प्यारे बच्चों नरसिंह भट्ट ने लिखा। किसने लिखा, नरसिंह भट्ट ने लिखा। अब ये नरसिंह भट्ट ने तो लिखा विजयपाल रासो, क्या हमें ये उपलब्ध है, तो ध्यान रखना इसके हमें 42 छंद प्राप्त हुए हैं। कितने छंद प्राप्त हुए हैं, 42, 42 छंद प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, कितने, 42 छंद प्राप्त हुए। अब बात करें हमीर रासो, तो हमीर रासो के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, हमीर रासो के लेखक है सारंगधर। कौन है, सारंगधर। ठीक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाओं के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, विद्यापति। और विद्यापति ने इन रचनाओं की प्रकाशन कब करवाया, यानी कब लिखा, तो ध्यान रखना है 1403 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखना है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कोई दिक्कत है, हमीर रासो भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसके 8 छंद हमें प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जब इतना ही पढ़ रहे हैं तो और थोड़ा सा सही। तो ध्यान रखना हमीर रासो के 8 छंद, 8 छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, ये ध्यान आपको रखना होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बताइए जल्दी से, मुझे याद कर लोगे, एक बार कमेंट करके बताइए कि याद हो जाएगा क्या, फटाफट बताइए मुझे जल्दी से। जल्दी से बताइए। याद हो जाएगा। हाँ, प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, ये ध्यान। और प्राकृत पेंगलम को लिखा किसने, चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं प्राकृत पेंगलम की, नोट डाल के लिख देता हूं। प्राकृत पेंगलम किसने लिखा, जगनिक ने, लक्ष्मीधर ने लिखा। लक्ष्मीधर। अब इसकी टीका किसने लिखता है, कौन लिखता है, टीकाकार। टीकाकार क्या कहलाता है पता है आप लोगों को, जो अनुवाद करता है। तो अनुवाद करने वाला विद्वान कौन था, विद्याधर। कौन था, विद्याधर। अनुवादकर्ता को कहा जाता है टीकाकार। तो प्राकृत पेंगलम में हमीर रासो के 8 छंद हमें प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कर सकते हैं इतना। अब देखो, अब इस प्राकृत पेंगलम में 4 कवियों की रचनाएं या 4 कवियों के पद हमें प्राप्त होते हैं। 4 कवियों के पद हमें प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब 4 कवि कौन कौन से हैं, तो एक तो लक्ष्मीधर ही हो गए, एक अभी अभी मैंने बताया सारंगधर ने लिखा हमीर रासो, तो उसके भी नंबर 2 सारंगधर हो गया। नंबर 3 जज्जल और नंबर 4 बब्बर।
इन 4 कवियों के पद हमें इस रचना में प्राप्त होते, जिसका नाम क्या है? प्राकृत पेंगलम। क्या है? प्राकृत पेंगलम। याद हो गया? तो हमें 4 रचनाएं अपभ्रंश भाषा की याद हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट बात है, अब 8 रचनाएं जो लोक भाषा में लिखी गई हैं। 8 रचनाएं किसमें लिखी गई हैं? लोक भाषा, देसी भाषा, हिंदी भाषा जिसे हम कहते हैं, आमजन की भाषा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना है। अब जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से आती है वह है कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। इसका मैं अलग से सेशन लूंगा, ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो, हाँ, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो से एक सवाल पूछा जाएगा, चाहे कहीं से भी कैसे भी पूछा जाए, एक सवाल आएगा 101%। ठीक है, हाँ, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने कहा जाता है इन दोनों का, इसमें जिसका वर्णन है पृथ्वीराज तृतीय, तो उनका और चंद्रबरदाई जी का जन्म एक साथ माना जाता है, मृत्यु भी एक साथ माने, जन्म और मृत्यु। और पृथ्वीराज रासो को पूरा कौन करता है? इन्हीं का पुत्र जलहन जो है वही पूरा इसे करता है, ये ध्यान रखना। पूरा कौन, लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरा कौन करता है इसे? ये अपूर्ण था चंद्रबरदाई का, इनके पुत्र जलहन पूरा करते हैं। इस ग्रंथ को पूरा कौन करता है? जलहन। उसके बाद बात करें तो फिर आता है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो, बता सकते हैं मुझे किसने लिखा? ये जल्दी से बताइए। नंबर 3 आता है परमाल रासो। परमाल रासो, इन रचनाओं को लेखकों को याद रखना है बेटा, यहां से एक सवाल 100% पूछा जाएगा। तो बिसलदेव रासो को किसने लिखा? नरपति नाल्ह। नरपति नाल्ह। अब आपको पता है बिसलदेव रासो जो नरपति नाल्ह ने लिखा है, इस रचना को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। ये भी याद कर लो थोड़ा सा, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? इसके नायक कौन थे? बिसलदेव। नायिका कौन थी? राजमती। तो नंबर 1 भाग है विवाह का। विवाह किसका? नायक नायिका का। नायक कौन था? बिसलदेव। बिसलदेव। और किसका था? राजमती का। राजमती, सॉरी वर्ड्स लिखना चाहिए। विवाह का वर्णन है राजमती। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि राजमती किस रासो ग्रंथ की नायिका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नंबर 2, अब राजा क्या हो जाता है? रूठ जाता है। राजा रूठ कर कहाँ चला जाता है? उड़ीसा। यानी कि राजा रूठ कर कहाँ चला गया? उड़ीसा चला गया। दूसरा भाग ये जहाँ 12 वर्ष रहता है वो। नंबर 3, रानी का पत्र, रानी का संदेश जाता है राजा के पास, और साथ में रानी के वियोग का वर्णन भी मिलता है हमें। नंबर 4, जब पत्थर चला गया तो तुझे पता ही है, तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, दोनों का पुनर्मिलन। ये है। फिर आता है परमाल रासो, जिसे किसने लिखा? जगनिक ने लिखा। एक बात और ध्यान रखना, इस परमाल रासो को यूपी के, उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र का नाम है जिसका नाम है बेसवाड़ा। देखो ऐसे धीरे छोटी छोटी बातों को हमें पढ़ना होगा यदि हमें 75 में से 75 सवाल सही करने हैं तो बेटा। बेसवाड़ा में इसे आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आल्हा खंड, ठीक है। कहा जाता है कि 1865 ईस्वी में एक IAS अधिकारी थे जिसका चार्ल्स इलियट नाम था, उन्होंने आला लोक गायकों से संकलित करके और उन्होंने आला खंड के नाम से प्रकाशित करवा दिया था। परमाल रासो के नाम से फिर बाद में प्रकाशित होता है नागरिक प्रचार सभा काशी से, ठीक है। तो इसे का, और एक उत्तर यूके यानी उत्तराखंड में भी इसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। एक आला एक छंद भी है 31 मात्राओं का, वो भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तो नंबर 3। नंबर 4 की हम लोग बात करें तो खुमान रासो। खुमान रासो किसने लिखा? दलपति विजय। दलपति विजय। नंबर 5 की हम लोग बात करें तो जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा बेटा? मधुकर कवि। मधुकर कवि।
ठीक है। नंबर 6 की हम लोग बात करें तो बेटा कौन सा आ जाता है, जयचंद प्रकाश का। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश किसने लिखा, भट्ट केदार ने। किसने लिखा, भट्ट केदार ने लिखा। फिर तो इजी इजी आ रहा है, अमीर खुसरो की पहेलियां, यानी कि अमीर खुसरो पहेलियां लिखा किसने, अमीर खुसरो ने। पहेलियां, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और फिर नंबर 8 पे आती है विद्यापति की पदावली। पदावली किसने लिखा, विद्यापति ने। विद्यापति ऐसे आदिकाल के कवि हैं जिनका जन्म तो समय के अनुसार भक्ति काल में हुआ, लेकिन गिने जाते हैं आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। अब देखो यहाँ पे और भी छोटे छोटे, ये तो हमें याद हो गया कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कवि और लेखकों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनकी रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया है। और ये रासो ग्रंथ हैं, ये जितने भी हैं लगभग में वीर रस से प्रभावित रचनाएं मानी जाती हैं। डिंगल शैली में और पिंगल शैली में, डिंगल शैली में ज़्यादा रचित मानी गई है, जिसमें वीर रस, जिसमें लड़ाई के बारे में, युद्ध के बारे में लिखा गया है। तो इन रचनाओं को आधार मान करके, इन 12 रचनाओं को आधार मान करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा का नाम दे दिया। अब जिसमें से 4 रचनाएं हमारी अपभ्रंश भाषा की हैं, विजय हमीर रासो रासो, विजय पाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजय हमीर कीर्ति कीर्ति, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर आते हैं ये 8 रचनाएं और हैं जो लोक भाषा में है, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो। फिर आती है खुमान रासो, जयमंग जसचंद्रिका, जयचंद प्रकाश, पहेलियां, अमीर खुसरो की और विद्यापति की पदावली। ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये बार बार एक शब्द आ रहा है, रासो 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 रासो। ये सवाल मैं अलग से बता देता हूँ नोट डाल करके, क्योंकि ये सवाल मुझे लग रहा है पूछा जाएगा। इसलिए जो रासो शब्द है ना, ये रासो शब्द, रासो शब्द की उत्पत्ति, सारो माने बहुत सारे विद्वान उत्पत्ति, उत्पत्ति रासो शब्द की उत्पत्ति विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग शब्दों से मानी, लेकिन सर्वमान्य जो रहा, सर्वमान्य जो रहा है वो अजहारी प्रसाद द्विवेदी जी का रहा है। HP द्विवेदी यानी अजहारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी। अब ये रासक बना कैसे इनके अकॉर्डिंग, तो ये बना कैसे, ये ऐसे बना, रासक, रासा, रासक, रासा, रास है, रासो, ऐसे बना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात तो ये होगी ये सवाल। और एक और, जब शुक्ल जी हम लोग पढ़ रहे हैं तो शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं, ये भी याद कर लेना। रसायन शब्द से ये क्यों मानते हैं, क्योंकि विशलदेव रासो की एक पंक्ति के अनुसार, ये पूछ ले आपसे, विशलदेव रासो की एक पंक्ति के अनुसार, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहां भी और मैं बात कर लूं आप लोगों से, अमीर खुसरो ये आदिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं, आदिकाल के अंतिम कवि, क्योंकि जितना आप लोग पढ़ो आदिकाल के अंतिम कवि, जितना आप लोग नॉलेज मिलता है वो लेते रहो, अंतिम कवि माने जाते हैं। इन्हें हिंदू मुस्लिम का समन्वयित कवि भी कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वित कवि, यानी दोनों को जोड़ने वाले कवि, दोनों की संस्कृति को जोड़ने वाले कवि माने जाते हैं। और ये खुसरो इनकी उपाधि थी, जो 12 वर्ष की मिल गई थी। वैसे मूल नाम इनका क्या था, वास्तविक नाम जिसे कहते हैं, वास्तविक नाम था इनका अबुल हसन। क्या नाम था, अबुल हसन। कोई इन्हें अब्दुल भी कह देता है, लेकिन दोनों में आ जाए तो अबुल करना है आप लोगों को, ठीक है। और ये है ना, ये अमीर खुसरो हैं, ये इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार भी किया था, सितार व तबला का आविष्कार भी किया। इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती का, तुर्क ए अल्लाह भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती व तुर्क ए अल्लाह, तुर्क ए
अल्लाह भी कहा जाता है। ये भी ध्यान आपको रखना है। किन के बारे में? अमीर। देखो यहाँ से अमीर खुसरो जी से एक सवाल आएगा 101%। ये 12 रचनाओं में से एक सवाल पूछा जाएगा। पृथ्वीराज रासो से एक सवाल पूछा जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से एक सवाल पूछा जाएगा। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, जहाँ जहाँ से सवाल पूछा जाएगा उनको तुम्हें अच्छे से याद करना है। और यदि आप अब भी चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करना चाहते हो, आप मेरे साथ में, आप 75 में से 75 सही करना चाहते हो, तो आप इस कूपन कोड का प्रयोग करो। जो हमारा बैच एस्पिरेशन 2.0 बैच जो स्टार्ट हो रहा है 5 फरवरी से, 2 फरवरी से होने वाला था, लेकिन कुछ मुझे इमरजेंसी कुछ काम हो गया, ठीक है, तो वो 5 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ऐसे गूगल ओपन करना है आप लोगों को, ठीक है, और गूगल ओपन कर रहे हो ऐसे यहाँ टाइप करना अड्डा 24/7, ठीक है, टाइप किया, इंडिया लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पर चले गए। फिर यहाँ ऑल कोर्सेज दिख रहा है, यहाँ चले गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम। फिर यहाँ चले जाना सीयूटी पीजी पे, यहाँ सीयूटी पीजी दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप लोग ऑल कोर्सेज कर लेना, या यहीं पे दिखाई देगा, देखना नहीं आ रहा तो ऑल में चले जाना। यहाँ पे देखो ये तो ओल्ड बैच है एस्पिरेशन वाला, इसमें 2.0 बैच है, कहाँ है देखो, ये रहा, दिख गया। यहाँ सेलेक्ट कर देना। यहाँ से कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को Y551। कौन सा कोड यूज करना है? Y551। ये याद रख, एक बार मैं कूपन कोड लगा के आपको दिखा देता हूँ। Y551। और जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये कूपन कोड आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इस कूपन कोड का प्रयोग किया तो ये कितने का पड़ गया आप लोगों को? 5,839 का, इस कूपन कोड की सहायता से 20% का। ये 31 जनवरी तक था, लेकिन आज भी फिर भी आपको ये मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसका फ़ायदा उठा ली जल्दी से। अब आप इसे और भी सस्ता करना चाहते हो तो हमारा ऐप है अड्डा 24/7। इसे आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है, और इसी कूपन कोड का प्रयोग करें Y551, तो ये आपको 21% डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि आपको 21% डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, गलती से ऐप ने डाउनलोड किया, तो आप मुझे मेल करें, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा, आपको 21% आपको मैं दिला दूंगा। rajendra.prasad@adda247.com आप मुझे मेल करें, आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। यदि आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं ट्रिक्स के साथ में, अच्छे समझते हो, याद होना चाहिए हमें लिटरेचर याद होना बहुत बड़ी बात है। तो स्टार की जो 3 टॉपिक है ना, काल विभाजन और नामकरण, आधुनिक काल से आदिकाल से आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास, गद्य विधाएं, ये 3 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए। एक काव्य शास्त्र, शब्द शक्ति, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, बस। और तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 4 टॉपिकों के लिए आप मेरे साथ जुड़े। वैसे पढ़ाऊंगा मैं सारे, संधि भी पढ़ाऊंगा, जनसंचार माध्यम, प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन वो याद कैसे हो, एक तरीका कहाँ मिलेगा? जैसे हम लोगों ने अभी ये पढ़ लिए 12 रचनाएं, हमें याद हो गई, इस प्रकार से याद करना है और एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानना है। तो आप मेरे साथ जुड़िए। एस्पिरेशन 2.0 बैच में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारे बच्चे पहले से एनरोल कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। यदि आप चाहते हैं आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ें और कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको क्लास। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।